नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 12th बोर्ड के रेनबो बुक सीरीज़ के अगले चैप्टर को लेकर के आए हैं, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। टिसा निर्दोशी द्वारा रचित ये चैप्टर, इसमें महत्वपूर्ण नोट्स के साथ साथ इस चैप्टर की समरी हिंदी और इंग्लिश में दोनों महत्वपूर्ण व्याख्याओं के साथ साथ मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी बताता चलूँगा। चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। अ चैप्टर रिटन बाय टिसा निर्दोशी, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जैसा कि इस चैप्टर की हेडिंग से ही आपको प्रतीत हो रहा है, जर्नी यानी यात्रा, टू द एंड ऑफ द अर्थ यानी धरती के अंतिम छोर की यात्रा। यानी किस प्रकार से पृथ्वी की जो रचना है उसके जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के जो हिस्से हैं उसमें मुख्य रूप से जो साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव, अंटार्कटिका महाद्वीप, उस अंटार्कटिका महाद्वीप के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में वर्णन इस चैप्टर में किया गया है टिसा निर्दोशी के द्वारा। किस प्रकार से अंटार्कटिका मानव इतिहास को, पृथ्वी के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण जो है साबित हो सकता है, इन सब घटनाओं के बारे में, और मानव ने किस प्रकार से उसके ऊपर प्रभाव डाला है, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है टिसा निर्दोशी के द्वारा इस चैप्टर में। चैप्टर प्रारंभ करने से पहले मैं अनुरोध करूंगा, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ किस बारे में है? इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, टिसा निर्दोशी describes the journey to the coldest, driest and windiest continent in the world, Antarctica. इस चैप्टर में टिसा निर्दोशी वर्णन करती है ऐसी यात्रा के बारे में जो इस पृथ्वी के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे जो है हवा वाले महाद्वीप है। कंटिनेंट यानी महाद्वीप होता है संसार में अंटार्कटिका महाद्वीप की अपनी यात्रा के बारे में ये वर्णन करती है। वह एक दल के साथ में वह अंटार्कटिका की यात्रा करने जाती है महाद्वीप की, तो उस अनुभव के बारे में इस चैप्टर में दोशी जी ने वर्णन करने का प्रयास किया है। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। उनके अनुसार पृथ्वी का जो भौगोलिक इतिहास है वो अंटार्कटिका से जाना जा सकता है। पृथ्वी के इतिहास को, पृथ्वी के जो है इसके पास्ट को, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने का सबसे अच्छी जो प्लेस है, उपयुक्त जगह है, वो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ऐसा इनका कहना है। जॉफ ग्रीन का एक प्रोग्राम था, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, एम्स ऑन टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में भी इस चैप्टर में वर्णन किया हुआ है। एक पैराग्राफ आपके उससे संबंधित है, तो वो क्या है इसके बारे में फर्दर डिटेल तो हम लोग और आगे वीडियो में अगले जो है स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन इसमें इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस प्रोग्राम का उद्देश्य है उच्च स्तर के जो विद्यार्थी हैं, हाई स्कूल के उच्च लेवल के, उन विद्यार्थियों को पृथ्वी के अंतिम छोर पर लेकर के जाना और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से उनका परिचय करवाना, ताकि वो इसके पृथ्वी के भौगोलिक परिस्थितियों, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के लिए जो है उनके कल्याण के लिए कुछ कार्य कर सकें। दोशी थिंक्स दैट अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो एंड अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दोशी का ऐसा मानना है कि अंटार्कटिका ऐसी उपयुक्त जगह है जो पृथ्वी के वर्तमान को, उसके भूतकाल को और भविष्य को जानने के लिए सबसे उपयुक्त जगह हो सकती है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के इतिहास को जानने में और अपने भविष्य को जानने में किस प्रकार से उपयोगी साबित हो सकता है, अंटार्कटिका का भौगोलिक रूप से क्या महत्व है, इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में वर्णन करने का प्रयास इन्होंने किया है। जैसा कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा शीर्षक नामक इस पाठ में जो है उस महाद्वीप, विशेष अंटार्कटिका महाद्वीप की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार से सदुपयोग करके अपनी आगे आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके लिए अच्छे प्राकृतिक संसाधन जो है उपलब्ध करवा सकें और एक स्वच्छ जो है पृथ्वी भौगोलिक परिदृश्य उनके लिए किस प्रकार से छोड़ के जाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर शी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट देयर जर्नी। वो अपनी यात्रा के बारे में वर्णन करती है, अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, यात्रा के प्रारंभ होने के बारे में। द नरेटर स्टार्टेड देयर जर्नी टू द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड द विंडिएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका, विद रशियन रिसर्च शिप द एकेडमिक सोकोल्स्की। आपने यात्रा जो जिस दल के साथ में गई थी वह एक रूस का अनुसंधान दल था, जहाज था जिसका नाम था एकेडमिक सी सोकोल्स्की। इस दल के साथ में पृथ्वी के, इस संसार के सबसे ठंडे, तेज हवाओं वाले और सूखे स्थान पर, जिसका नाम अंटार्कटिका है,
अंटार्कटिक महाद्वीप है, उसकी यात्रा के लिए ये दल गया था। उसके साथ में ये दोषी भी थी। द जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास चेन्नई। इस यात्रा का प्रारंभ 13.09 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यानी भूमध्य इक्वेटर मीन्स क्या होता है, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री उत्तरी भाग यानी उत्तरी अक्षांश से ये यात्रा प्रारंभ होती है। कहाँ से? स्टार्टेड फ्रॉम मद्रास। उस समय के वर्तमान का जो चेन्नई है, उस समय के मद्रास से ये यात्रा प्रारंभ होती है। और आपको याद रखना है कौन सा उनका दल था, शिप कौन सी थी, रशियन रिसर्च शिप थी एकेडमिक सर्कल्स की। ही क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स। वहाँ तक पहुँचने के लिए उत्तरी मद्रास से ये प्रारंभ करते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने जो है 9 समय जोन को पार किया। 6 चेक पॉइंट्स, 6 जहाँ पर चेक पॉइंट बनाए हुए थे मार्ग में, बीच में 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 महासागरों को पार करते हुए, एंड एटलीस्ट 3 इकोस्फेयर, और कम से कम 3 जो है पारिस्थितिकी भौगोलिक स्थितियाँ हैं उनको पार करके ये यात्रा उनकी पूर्ण होती है। ही felt relief and wonder at his immensity and isolation. At first, जब पहली बार जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ईशानी दोषी को राहत महसूस होती है, और बाद में वो राहत जो है आश्चर्य में बदल जाती है। When she saw the immensity यानी अनंतता, अनंत जो है लंबाई तक, जहाँ देखो वहाँ तक जो है दूर दूर तक अंटार्कटिका महाद्वीप के विस्तार को देख करके इसको बड़ा आश्चर्य होता है। एंड आइसोलेशन, और वहाँ की शांति को और वहाँ के एकांतवास को देख करके ईशानी दोषी बड़ी प्रभावित होती है। तो उनकी यात्रा के बारे में थोड़ा सा मैं मैप के माध्यम से आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से जो है इस चैप्टर में हम लोग अंटार्कटिक जो है महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है पृथ्वी के दक्षिण छोर के बारे में है, साउथ पोल के बारे में। हम लोग देखते हैं मैप में, ये जो है वो आपके उत्तर का पोल है, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण ध्रुव में जो है अंटार्कटिक महाद्वीप है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये यात्रा आपकी जो है वो इंडिया या चेन्नई मद्रास से प्रारंभ होती है। तो यहाँ से जो है आप लोगों को या अंटार्कटिक पहुँचने में किस प्रकार से कितना लगभग जो है आपने बताया कि 100 जो है घंटे उनको संपूर्ण यात्रा में लगे थे। वो सबको शामिल करते हुए ट्रेन जो है, प्लेन है, शिप्स वगैरह जिन जिन माध्यम से उन्होंने यात्रा की। तो यहाँ चेन्नई मद्रास से इनकी जो यात्रा प्रारंभ होती है वो अंटार्कटिक, उसमें जो है इन लोगों ने 9 तो टाइम जोन पास किए थे, 6 चेक पॉइंट और 3 महासागरों को पार करते हुए ये जो लोग हैं यहाँ पर इस यात्रा अपने गंतव्य स्थान पर जो अंटार्कटिक महाद्वीप है वहाँ पर ये लोग पहुँचे थे। तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ आप लोग स्वयं सीधे ही समझ ही गए होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का हिस्सा है। तो बिल्कुल जो है इसलिए इस पार्ट को जो है अभी हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत में क्या क्या, द कोल्डेस्ट, द विंडियस्ट एंड द ड्राइस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे जो है ठंडा और सबसे तेज हवाओं वाला और सूखा जो है और बिना जो है जैव विविधता वाला, विदाउट बायोडाइवर्सिटी, ये यहाँ का पार्ट है दक्षिण ध्रुव का। तो इसी के बारे में हम लोग जो है आज इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ रहे हैं जिसमें ईशानी दोषी ने जो है वर्णन किया है। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर सी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट देयर जर्नी अलॉन्ग विद द शिप, रशियन रिसर्च शिप एकेडमिक सर्कल्स की। वो चैप्टर की शुरुआत में अपनी यात्रा के प्रारंभ करने के बारे में वर्णन करती है, किस प्रकार से वो रशियन रिसर्च शिप के साथ में वहाँ पर यात्रा के लिए रवाना हुई थी मद्रास चेन्नई से। चलिए देखते हैं आगे इसके बाद क्या हुआ। आफ्टर दैट शी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द साउदर्न सुपर कंटिनेंट गोंडवाना इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ में वो गोंडवाना सुपर कंटिनेंट है, विशालकाय महाद्वीप है, उसके बारे में वर्णन करती है कि उस जो है पृथ्वी के विकास के समय, शुरुआती विकास के समय किस प्रकार से जो है गोंडवाना लैंड से धीरे धीरे हम लोग आज वर्तमान स्वरूप में जिस प्रकार से पहुंचे हैं उसके बारे में वर्णन करती है। 650 million years ago, a giant southern supercontinent Gondwana was indeed exist. 650 मिलियन साल पहले, 650 मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख, शाबाश। तो 650 मिलियन वर्ष पहले एक विशालकाय महाद्वीप है जिसका नाम गोंडवाना था, वो अस्तित्व में था। इट इज़ अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और इसका वास्तविक जो रूप है वो आज वर्तमान में ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो है 2 भागों में बढ़ता है। उत्तरी भाग जो है और दक्षिण भाग जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप, वो गोंडवाना क्षेत्र का ही हिस्सा है मुख्य रूप से। इट इज़ अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। ह्यूमन बींग्स
hadn't arrived on the global scene. उस समय यानी लाखों साल पहले, उस समय जो है ह्यूमन बींग्स, मानव ने अभी भी जो है पृथ्वी पर इस ग्लोबल सीन पर, वैश्विक परिदृश्य पे अभी तक वो प्रकट नहीं हुए थे. द क्लाइमेट एट दैट टाइम वॉज मच वार्मर. और उस समय जब गोंडवाना लैंड थी, उस समय यहाँ इस हिस्से का तापमान अत्यधिक गर्म था. इट सपोर्टेड अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. यहाँ पर विविध प्रकार की वनस्पति जो है वो पाई जाती थी. When the dinosaurs became totally extinct and the age of mammals began, the landmass was forced to separate into countries as they exist today. When the dinosaurs became totally extinct यानी क्या होता है? विलुप्त होना, लुप्त हो जाना. And the age of the mammals began, स्तनधारी जो दूसरे जीव हैं उनकी जो है काल प्रारंभ हुआ. जब डायनासोर विलुप्त हो गए, शुरुआती तौर पर डायनासोर थे, उनके विलुप्त होने के बाद दूसरे जो स्तनधारी जीव है वो अस्तित्व में आए. उनके बाद जो लैंडमास है, भूपिंड है, वॉज पोज टू सेपरेट इनटू कंट्रीज. धीरे धीरे जो है ये पृथ्वी का जो जमीन का जो हिस्सा था वो धीरे धीरे अलग अलग देशों में विभाजित होने लगा, जैसा आज वर्तमान में है. तो किस प्रकार से शुरुआती तौर पर जो है लगभग 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना लैंड जब अस्तित्व में हुआ करता था, उस समय वहाँ पर मानव का कोई अस्तित्व नहीं था. वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई था, वहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मतलब तीव्र थी. उस समय जो है उसके बाद डायनासोर अस्तित्व में आए, वो भी विलुप्त हो गए. उसके बाद दूसरे स्तनधारी जीव आए और फिर धीरे धीरे करते जो है हजारों लाखों साल लगे. उसके बाद मानव अस्तित्व में आया और आज जो हम लोग वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं वो आज का वर्तमान स्वरूप विभिन्न देशों और भौगोलिक प्रदेशों में अलग अलग जो है बट करके किस प्रकार से तैयार हुआ, उसके बारे में जो है वर्णन करने का प्रयास इस पैराग्राफ के माध्यम से दोषी ने किया है. चलिए आगे बढ़ें. फिर उसके बाद देखिए अंटार्कटिका के अध्ययन के बारे में वो आगे वर्णन करती है. स्टडी ऑफ एंटार्कटिका. द पर्पज ऑफ द विजिट वॉज टू नो. व्हाट वॉज द पर्पज ऑफ देयर विजिट टू अंटार्कटिका. अंटार्कटिका महाद्वीप के उनकी यात्रा का पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था. वॉज टू नो, वो लोग किस लिए गए थे. दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट अंटार्कटिका. वे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में और जानना चाहते थे. It is to understand the significance of ozone and carbon evolution and extinction. Is to understand the significance, यानी उसका वास्तविक वो लोग वहाँ जानना चाहते थे अस्तित्व जो है ऑफ ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन का, इट्स इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन. इवोल्यूशन यानी उद्भव, किस प्रकार से ओजोन और कार्बन का उद्भव हुआ, विकास हुआ, और किस प्रकार से वो एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त हुए, उसकी वास्तविकता को जानने के लिए वो लोग वहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप यात्रा करने के लिए गए थे. 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन अंटार्कटिका. संपूर्ण पृथ्वी पर जितना भी बर्फ विद्यमान है, आइस विद्यमान है, उसका 90% हिस्सा जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में है. यानी दक्षिण ध्रुव जो महासागर महाद्वीप है अंटार्कटिका, उसमें संपूर्ण पृथ्वी के बर्फ का 90% जो हिस्सा है वो वहाँ पर अवस्थित है. आइसबर्ग्स आर एज बिग एज कंट्रीज. और कुछ जो है बर्फ की सिलिकाएँ हैं, जो बर्फ की पट्टिकाएँ हैं, वो इतनी बड़ी है कि आज वर्तमान के कुछ देशों के क्षेत्रफल के बराबर भी है. Days go and go on 24 hours bright summer light and silence. और दिन चलते ही रहते हैं, 2400 घंटे जो है वहाँ पर सूर्य की रोशनी जो है वो तेज चमकती है, एंड साइलेंस और शांति भी है. यानी दोनों ऐसे हैं कि जैसे हम कई बार सुनते हैं ना, जैसे 6 महीने की दिन होती है, 6 महीने की रात होती है वहाँ पर दक्षिण ध्रुव पर. तो वो इसी वजह से है कि जो है हम लोगों ने देखा कि दक्षिणतम सौर पे है ये, तो दक्षिणतम सौर होने पर सूर्य की किरणें जो है वो सीधी इन तक नहीं पहुँच पाती है. तो कई बार जो है पूरे 6 महीने तक जो है दिन और उनके रात ही रहती है, 6 महीने तक दिन भी रहते हैं. जिस प्रकार से पृथ्वी अपनी जगह पर घूर्णन करती है, तो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर इनकी सही जगह सीधी जो है सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती. इस वजह से वहाँ पर ठंडक ज़्यादा रहती है, बर्फ ही बर्फ रहता है. तो ये था अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में शुरुआती अध्ययन के बारे में उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार से जो है उनकी यात्रा का वहाँ जाने का उद्देश्य क्या था. बिकॉज दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अंटार्कटिका. वे लोग अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में और कुछ जानना चाहते थे. एंड दे आल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन एंड कार्बन, देयर इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन. वे लोग जो है ओजोन और कार्बन के उद्भव और उसके विलुप्त होने के अस्तित्व के बारे में और जानना चाहते थे.
एंड सी आल्सो डिस्क्राइब अबाउट द हाउ मच पार्ट ऑफ द आइस वॉज देयर, वहाँ पर कितना हिस्सा जो है वहाँ पर बर्फ़ का संपूर्ण पृथ्वी के 90% जो है बर्फ़ वहाँ पर विद्यमान है। और चलो फिर देखते हैं उसके बाद वो और अंटार्कटिका के बारे में क्या वर्णन करती है। शी डिस्क्राइब्स अबाउट ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन यानी मानव, इम्पैक्ट यानी प्रभाव, मानव का अस्तित्व आने के बाद किस प्रकार से इस पृथ्वी के भौगोलिक परिदृश्य पे उसका प्रभाव पड़ा है, मानव की ऐसी कौन सी गतिविधियां जिसकी वजह से आज भौगोलिक संतुलन बिगड़ा है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ा है, और किस प्रकार से मानव ने इसको प्रभावित किया उसके बारे में देखिए। द मोस्ट हॉटली डिबेट ऑफ ओवर टाइम इज वेदर वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट विल मेल्ट एंटायरली और नो। आज के समय का मोस्ट हॉटली डिबेट, सबसे ज्वलंत जो है बहस का विषय बना हुआ है, डिबेट वाद विवाद यानी बहस का सबसे ज्वलंत जो है विषय आज ये बना हुआ है हमारे समय का। इसमें ये जो है विषय है कि क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ जो की परत है क्या वो पूरी तरीके से पिघल जाएगी, मेल्ट यानी पिघलना, पूरी तरीके से पिघल जाएगी या नहीं पिघल जाएगी, ये आज चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग यानी भौगोलिक जो तापमान है वो बढ़ रहा है, तो जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग ऐसी चिंता भी संपूर्ण संसार के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कर रहे हैं कि किस प्रकार से निरंतर जो है बढ़ते हुए तापमान की वजह से ये ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं। तो क्या वो पूरी तरीके ये जो वेस्ट अंटार्कटिका का हिस्सा है वो पूरी तरीके से पिघल जाएगा, नहीं पिघलेगा। इफ़ वी वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। यदि हम लोग ये जानना चाहते हैं, पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानना चाहते हैं, तो सबसे उपयुक्त जगह उनके हिसाब से अंटार्कटिका ही है। अब वो क्यों है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है, वाई इज अंटार्कटिका अकॉर्डिंग टू टिसानी रोसी इज द परफेक्ट प्लेस टू नो द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। इस पृथ्वी के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को जानने के लिए सबसे उपयुक्त जगह अंटार्कटिका क्यों है। अंटार्कटिका हैज़ अ सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वहाँ का पारिस्थितिक जो सिस्टम है वो साधारण है और लैक्स कमी है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की कमी की वजह से। इट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन इवन हैव बिग रिजल्ट्स। यानी वहाँ हम लोग बड़ी आसानी से हो रहे परिवर्तनों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये उपयुक्त जगह है टू स्टडी, अध्ययन के लिए, कि हाउ लिटिल चेंजेस, छोटे छोटे जो बदलाव आ रहे हैं इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी वातावरण, पर्यावरण में छोटे छोटे जो बदलाव आ रहे हैं, हाउ दे कैन हैव बिग रिजल्ट्स, उनके बड़े परिणाम कैसे हो सकते हैं। साइंटिस्ट warn that a further destruction of the ozone layer will affect the lives of the sea animals and birds of the region। वैज्ञानिक इस बात की चेतावनी देते हैं, वे हमें इस बात की चेतावनी देते हैं कि और अगर इसी प्रकार से डिस्ट्रक्शन, विनाश होता रहा, ओजोन लेयर, ओजोन परत का और इसी प्रकार से विनाश होता रहा, तो ये बड़ा घातक सिद्ध होगा जलीय जीवों के लिए एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, और वहाँ उस क्षेत्र विशेष के उन पक्षियों के लिए, जितने भी प्राणी हैं, अन्य प्राणी, उनके लिए ये जो है ओजोन परत का क्षरण जिस प्रकार से हो रहा है, पराबैंगनी किरणें सीधी जिस प्रकार से प्रवेश कर रही है, तो पृथ्वी पर जीवों के लिए जीवन बड़ा मुश्किल होने वाला है। इट विल आल्सो अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और इसका प्रभाव पृथ्वी के कार्बन चक्रण पर भी पड़ेगा। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ पोल्यूटेड द एटमॉस्फेयर। फॉसिल फ्यूल्स यानी होता है जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन को जलाने से, द बर्निंग, उससे होने वाले प्रदूषण की वजह से, इट हैज़ पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर, उसने वातावरण को पूरी तरीके से दूषित कर दिया है। इट हैज़ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, और इन ईंधनों के प्रयोग से निश्चित रूप से इसने जो है संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर जो है संपूर्ण पृथ्वी पर फैला दी है, अराउंड द वर्ल्ड, इस संसार पर। इट इज़ इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर विच इज़ विजिबल एट अंटार्कटिका व्हेन वी सी आइसबर्ग्स मेल्टिंग अवे। और इसको बड़ी आसानी से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से महसूस नहीं कर पाते हैं, बट अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू सी द चेंजेस आर बीइंग मेड। अंटार्कटिका सबसे उपयुक्त जगह है जिसमें हम लोग बैठ करके वहाँ आराम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से भौगोलिक परिदृश्य में परिवर्तन आ रहा है। और वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के कारण संपूर्ण पृथ्वी पर एक परत बन चुकी है, और इससे इट इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, द ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल
भौगोलिक तापमान, पृथ्वी का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, विच इज़ विजिबल, जिसको देखा जा सकता है कहाँ पर, अंटार्कटिका में बैठ के हम लोग आराम से देख सकते हैं। हाउ द आइसबर्ग्स आर बीइंग मेल्टेड, किस प्रकार से वहाँ बड़ी बड़ी जो बर्फ की पट्टिकाएँ सिलिकाएँ जो है वो निरंतर बढ़ते हुए तापमान की वजह से तेज गति से पिघल रही है, ग्लेशियर्स किस प्रकार से पिघल रहे हैं। तो इन दिस पैराग्राफ दिशानी जोशी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन एनवायरमेंट, प्रकृति पर्यावरण के ऊपर मानव के द्वारा जो प्रभाव डाला जा रहा है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। एंड शी आल्सो सेज दैट अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू नो द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। वो ये भी बता रहे हैं कि ये अंटार्कटिका सबसे उपयुक्त जगह है पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास को जानने की। एंड वी कैन ऑब्जर्व अ लिटिल चेंजेस एट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में हम लोग जो है छोटे छोटे हो रहे परिवर्तन को वहाँ अंटार्कटिका में बैठ करके बड़ी आसानी से महसूस कर सकते हैं। एंड वी कैन आल्सो ऑब्जर्व द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड इट्स इफेक्ट ऑफ ऑन ह्यूमन लाइफ, और ओजोन लेयर के द्वारा होने वाले जो प्रभाव को, उससे होने वाले विनाश को हम लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं, और इसका जो प्रभाव पड़ रहा है अन्य जीवों पर, अन्य प्राणियों पर, उसको भी हम बड़ी आसानी से अंटार्कटिका से बैठ करके समझ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जोशी अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू ऑब्जर्व द चेंजेस, तो अंटार्कटिका सबसे उपयुक्त जगह है उन चेंजेस को देखने के लिए। तो इस पैराग्राफ में वर्णन किया गया है मानव के द्वारा डाले जा रहे प्रभाव के बारे में, किस प्रकार से मानव के द्वारा प्रकृति पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाले जा रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम जो है वो क्या है, क्वेश्चन इसको रिलेटेड भी बन सकता है। व्हाट इज स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है क्या, व्हाट आर द पर्पज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का पर्पज क्या है, व्हाट आर द एम्स, इसके उद्देश्य क्या है, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने तो स्टूडेंट ऑन आइस इज अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड द स्टूडेंट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर कैन बी बिग थ्रेट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये एक ऐसा प्रोग्राम है विच प्रोवाइड, जो उपलब्ध करवाता है द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को एक ऐसा स्वर्णिम अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, स्वर्णिम अवसर, ये समझने के लिए हाउ ग्लोबल टेम्परेचर कैन बी बिग थ्रेट, कि पृथ्वी का निरंतर बढ़ता हुआ तापमान वो किस प्रकार से हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। मानव के अस्तित्व के लिए निरंतर बढ़ता हुआ तापमान, प्रदूषण निरंतर बढ़ता हुआ हो रहा, प्राकृतिक संसाधनों का हाश, वो किस प्रकार से मानव के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है, इसको समझने के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया गया है। इसका नाम है स्टूडेंट ऑन आइस, और जिसको जियोफ ग्रीन ने किया है। इट शोज अ न्यू अंडरस्टैंडिंग इन दैम, और ये प्रोग्राम उन विद्यार्थियों में, जो आगे आने वाली भावी पीढ़ी है, जो इस पृथ्वी के विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए कुछ कर सकती है, ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों को ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम उनको समझने में मदद प्रदान करता है, पृथ्वी की वास्तविक स्वरूप को। तो जियोफ ग्रीन थिंक्स दैट हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर। वो मानते हैं, जियोफ ग्रीन जो इसके करता रहता है, कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी जो आगे आने वाले भविष्य के निर्माता है, पॉलिसी नीतियों के निर्माता है, उन विद्यार्थियों को ये बात समझाना आवश्यक है। दे कैन हेल्प इन सेविंग द अर्थ, वे पृथ्वी को बचाने में, इसकी रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। इकोलॉजिकल डेंजर्स, इस पारिस्थितिकी खतरों से बचाने के लिए, एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और निरंतर बढ़ते हुए तापमान से अगर पृथ्वी को कोई बचा सकता है, इसके प्राकृतिक संसाधनों की कोई रक्षा कर सकता है, तो वो विद्यार्थी हैं हाई स्कूल के। तो उन विद्यार्थियों को ये अवसर प्रदान करता है। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है जियोफ ग्रीन के द्वारा। ठीक है, तो समझ में आ गया स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या है। अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड द स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर कैन इफेक्ट अस। ये ऐसा प्रोग्राम है जो ये हमें बताता है, हम लोगों को ये सीखने के अवसर प्रदान करता है कि किस प्रकार से निरंतर बढ़ता हुआ तापमान हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द कंडीशन, ताकि हम लोग जो है इन परिस्थितियों को सुधार सकें। चलिए आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंजेस, इफेक्ट प्रभाव, क्लाइमेटिक जलवायु संबंधित, चेंज बदलाव परिवर्तन। तो यहाँ की जलवायु पर किस प्रकार से जो है प्रभाव मानव के द्वारा किए गए कार्यों का पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है, उसके बारे में वो वर्णन करते हुए एक उदाहरण देते हैं। द ऑथर गिव्स एन एग्जाम्पल टू शो
हाउ स्मॉल चेंजेस इन द एटमोसफेयर कैन बी थ्रेटनिंग। इस पैराग्राफ में वो ही गिव्स अस एन एग्जाम्पल, वो हमें एक उदाहरण देते हैं टू शो, हमें ये दिखाने के लिए हाउ स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे परिवर्तन भी इन द एटमोसफेयर, वातावरण में, पर्यावरण में छोटे छोटे किए गए परिवर्तन भी कैन बी थ्रेटनिंग, वो हमारे लिए किस प्रकार से चुनौती भरे या खतरनाक हो सकते हैं। द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स आर सिंगल सेड प्लांट्स। उन्होंने एक उदाहरण के रूप में एक अति सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन जो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जो पौधा है, एक कोशिकीय पौधा जो है उसका उदाहरण उन्होंने दिया है। दे नरिश द एंटायर साउदर्न ओशियंस फूड चेन, और ये जो एक कोशिकीय पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, ये दे नरिश वो पोषण है द एंटायर संपूर्ण साउदर्न ओशंस फूड चेन, दक्षिण जो सागर है, दक्षिण महासागर है, दक्षिण महासागर की खाद्य श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है फाइटोप्लैंक्टन जो एक कोशिकीय पौधा है, उसका उदाहरण दिया है। दे यूज द सन्स एनर्जी टू यूज कार्बन एंड सप्लाई ऑक्सीजन। वे जो एक कोशिकीय पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, वो क्या करते हैं, दे यूज द सन्स एनर्जी, सूर्य से की ऊर्जा को वो प्रयोग करते हैं, टू यूज कार्बन एंड सप्लाई ऑक्सीजन, वे कार्बन और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, उन कार्बन को यूज करने के लिए, सप्लाई के लिए वो जो है सूर्य की ऊर्जा का वो प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार से उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एनी फर्दर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर मे इफेक्ट दिस फंक्शनिंग एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स। तो वहाँ जितने भी दक्षिणी ध्रुव पर निवास करने वाले जीव हैं, उन जीवों के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा कि अगर और इसी प्रकार से ओजोन परत में क्षरण होता रहा या ओजोन परत जो है वो और क्षीण होती रही, तो उसका प्रभाव उस वनस्पति जो है फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर पड़ेगा, जो संपूर्ण दक्षिण महासागर की खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उससे वो वनस्पति, वो जो खाद्य श्रृंखला की जो कड़ी है वो टूट जाएगी, और इससे वहाँ रहने वाले जितने भी जीव हैं उनके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इन दिस पैराग्राफ शी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस इन साउदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार के दक्षिणतम जो शोर है, दक्षिण ध्रुव महाद्वीप जो है अंटार्कटिका, उस महाद्वीप के बारे में, वहाँ पर प्रभाव जो है किस प्रकार से पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का, ग्लोबल टेम्परेचर का, और उसकी वजह से जो ओजोन परत का क्षरण होगा उससे होने वाले नकारात्मक प्रभाव वहाँ की वनस्पति को कैसे प्रभावित करेंगे, उसके बारे में इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से फाइटोप्लैंक्टन के जो एक कोशिकीय पादप है, पौधा है, उसके एग्जाम्पल के माध्यम से आपने समझाने का प्रयास किया है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद इन द एट लास्ट इन द चैप्टर शी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट देयर वॉक ऑन द ओशियन। उस महासागर पे वो लोग किस प्रकार से चलते हैं उसके बारे में वो वर्णन करते हैं। इट वॉज द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट। वो लोग जो उन्होंने यात्रा की है तो उनके लिए ये सबसे रोमांचकारी अनुभव था उसकी संपूर्ण यात्रा का। दे क्लाइम डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉकड ऑन द ओशियन। उसके बाद जो है हम लोग गैंगप्लैंक, एक अस्थायी जो ब्रिज है उसके ऊपर, पुल, उसके ऊपर हम लोग चढ़े एंड वॉकड ऑन द ओशियन, और समुद्र महासागर के ऊपर हम लोगों ने जो है चले। दे वर 52 पर्सन्स। उनके संपूर्ण दल में कितने सदस्य थे? 52 लोग थे। दे वर वॉकिंग ऑन द मीटर थिक आइस पैक। और वो लोग बर्फ की 1 मीटर तक, यानी 1 मीटर मोटी जो है परत है, चादर है, उसके ऊपर वो लोग चल रहे थे। अंडर द आइस पैक देयर वॉज 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर। और उसके लगभग 180 मीटर जो है नीचे जो है जीवन था, ब्रीदिंग, सांस भी ले रहे थे, साल्ट वाटर, नमकीन पानी था। सील्स वो एंजॉइंग देमसेल्स इन द सन ऑन आइस। और वहाँ पर सील जो है वो एंजॉय कर रही थी, कहाँ पर? वहाँ धूप सेक रही थी आराम से, सन ऑन आइस, वहाँ बर्फ़ पर जो है आराम कर रही थी। द नरेटर वॉज वंडरिंग। नरेटर को यानी वर्णनकर्ता को ये देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा था अबाउट द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। उस जगह की सुंदरता को देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। ही wished it would not become a warm place as it used to be millions of years ago. उसे एक बात की चिंता थी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वो एक ही कामना कर रही थी टू become a warm place as it used to be millions of years ago,
मिलियंस ईयर्स, इन लाखों साल पहले जिस प्रकार से गोंडवाना लैंड हुआ करता था, गर्म जगह, तो कहीं ऐसा न हो कि उसके समान ही वापस जो है आग का गोला बन जाए निरंतर बढ़ते हुए तापमान की वजह से। इफ़ इट हैपन्स द रिजल्ट कैन बी डेंजरस, अगर ऐसा होता है तो इसके परिणाम मानव जाति के लिए बड़े घातक सिद्ध होंगे। तो इस प्रकार से इस अंटार्कटिका महाद्वीप की एक छोटी सी यात्रा को सयानी दोषी ने अपने शब्दों में पिरो करके बताया है, किस प्रकार से निरंतर बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग, भूगर्भिक तापमान मानव के लिए, मानव जाति के लिए घातक किस प्रकार से सिद्ध हो सकता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें यही संदेश दिया गया है कि हम लोग प्रकृति पर्यावरण की संरक्षण के लिए कुछ न कुछ प्रयास करें मानव जाति, जिससे हम जो है अपने आगे आने वाली भावी पीढ़ी को एक स्वच्छ धरती माँ प्रदान कर सकें। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।